बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको या आपके किसी अज़ीज़ को बुखार है और 3-4 दिन हो गए हैं वो बुखार सेटल नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि उसको डेंगू हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डेंगू बुखार क्या है, उसकी अलामात क्या है, उसको कैसे तशख़ीस कर सकते हैं, किस तरीके से उसके सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं और उसका इलाज क्या है। अगर एक मरतबा डेंगू हो जाए किसी को एक सीरोटाइप से, तो दूसरी मर्तबा उसी सीरोटाइप से उसको डेंगू नहीं होता। अगर मैं ये कहूँ सीरोटाइप्स क्या हैं, तो एडीज़ मॉस्किटो जिसकी 4 सीरोटाइप्स हैं, DN1, 2, 3, 4। अगर किसी एक सीरोटाइप यानी कि DN1 से उसके काटने से एक मरीज़ को एक मरतबा डेंगू का बुखार हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम अगर वही डेंगू उसको दोबारा से काटेगा तो तब उस सीरोटाइप से उसको डेंगू नहीं होगा, डेंगू बुखार नहीं होगा। दूसरी सीरोटाइप जब तक उसको नहीं काटेगी, उससे जरासीम उसके ब्लड के अंदर नहीं जाएंगे, तब तक उसको डेंगू नहीं होगा, क्योंकि वो पहली वाली जो सीरोटाइप जिससे उसको पहले बुखार हुआ था, डेंगू हुआ था, उससे वो इम्यून हो चुका है। लोगों के जहन में ये बात भी आती है कि क्या मुसाहफ़ा करने से या गले मिलने से एक इंसान से दूसरे इंसान को छूने से डेंगू हो सकता है? तो नहीं हो सकता भाई। लेकिन अगर किसी एक इंसान को डेंगू फीवर है और उसको किसी मच्छर ने काटा जिसको डेंगू नहीं था, तो वहाँ से वो जरासीम में लेगा अपने अंदर, और अगर वो मच्छर किसी दूसरे इंसान को काटेगा जिसको पहले से डेंगू नहीं है, तो तब वो अपने जरासीम में उसके अंदर डाल सकता है और उस इंसान को डेंगू हो सकता है। तो जो आप आगे पीछे लोगों की ज़ुबान से सुनते हैं कि भाई ये तो छूत की बीमारी है, वो एक डायरेक्टली छूत नहीं है, लेकिन अगर किसी इंसान को डेंगू फीवर है और वहाँ से उस मच्छर ने वो जरासीम लिए हैं, तो वो दूसरे इंसान को मुंतकिल कर सकता है। इसकी अलामात का अगर ज़िक्र किया जाए, तो अगर किसी इंसान को 104 फीवर हाई ग्रेड है और वो नहीं उतर रहा, 3-4 दिन हो गए हैं लगातार उसको फ़ीवर है, तो तब हो सकता है कि उसे डेंगू हो। साथ में उसकी कमर में दर्द है, उसके सर में दर्द है और आँखों की पिछले हिस्से में उसको दर्द है, उसके पूरे जिस्म के अंदर उसको दर्द हो रही है, उसको वीकनेस महसूस हो रही है, मायल्जिया हो सकता है, उसको मलेज़ हो सकता है। सो अगर ये सारे साइन सिम्टम्स हों, तो आपने इन्वेस्टिगेशंस करवानी है, जहाँ से पता चलेगा कि आपको डेंगू है या नहीं है। इसकी इन्वेस्टिगेशंस के लिए आपको बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन CBC करवाना पड़ता है, जो आपको प्लेटलेट काउंट बताता है। यूजुअली नॉर्मली जो प्लेटलेट काउंट्स होते हैं वो 1.5 लाख से 4 लाख तक होते हैं माइक्रो पर लीटर। लेकिन इसकी अगर मैं दूसरी यूनिट बताऊं, तो 150 to 400 10 डेज टू पावर 9 पर लीटर, ये आम तौर पे नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होते हैं जो कि हर इंसान के अंदर मौजूद होते हैं। इसकी मैंने आपको रेंज बताई है। लेकिन डेंगू फीवर के अंदर क्या होता है कि ये प्लेटलेट काउंट ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं। अगर 1 लाख से नीचे जा रहे हैं ये प्लेटलेट काउंट, तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, और आपका जो भी ब्लड ग्रुप है उसके मुताबिक आपके किसी फैमिली मेम्बर को स्टैंड बाय आपने रखना होता है कि अगर ये प्लेटलेट काउंट कम होते होते 35 से नीचे 20 से नीचे चला जाए, तो तब आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत हो सकती है। क्योंकि जब प्लेटलेट काउंट हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कम होते हैं, तो वो तब ब्रूजिंग करते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग का डर होता है, ब्लड लॉस उसमें हो सकता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपके ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, आपके जोड़ों के अंदर जितनी भी ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी के अंदर मौजूद है, वहाँ पे ब्लड जो है वो ऊज़ करना शुरू हो जाएगा, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी और हेमोरेजिक फ़ीवर तक भी ये बात जा सकती है और इंसान की ज़िंदगी को ख़तरा लाक हो सकता है। सो उस स्टेज के ऊपर बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। CBC प्लेटलेट्स के अलावा हम ब्लड के अंदर NS1 एंटीजन भी देखते हैं, एंटीबॉडीज़ भी, IgM IgG भी देखते हैं, उनके लेवल क्या हैं। लेकिन बेसिकली आपको CBC काउंट से, हीमोग्लोबिन से, प्लेटलेट काउंट से पता चल जाता है कि उसको डेंगू फीवर है कि नहीं है। इसके लिए आपको सिंपल पेन किलर की ज़रूरत होती है। आपने पेन किलर के अंदर भी आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। बुखार कम करने के लिए आपको पैनाडोल की ज़रूरत महसूस होगी, लेकिन अगर आप ब्रूफेन ले रहे हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जिसके अंदर एस्पिरिन भी आ जाता है, तो काइंडली आप उसको लेना बंद कर दें।
लेकिन अगर किसी को हार्ट का इशू है और वो पहले से ही एस्प्रिन ले रहा है तो तब आपने कार्डियोलॉजिस्ट से मशवरा करना है। तब आपको कंसल्टेंट आपका बताएगा कि कितनी डोज़ के अंदर आपको एस्प्रिन चाहिए है, या वो उसकी डोज़ को कम करेगा या वो उसकी डोज़ को रोक देगा, लेकिन कितने दिन के लिए रोकेगा ये आपने अपने कंसल्टेंट से मशवरा करना है, वही आपको बेहतर बताएगा। क्योंकि एस्प्रिन की वजह से भी आपके प्लेटलेट काउंट जो हैं वो कम हो रहे होते हैं, वो नॉन फंक्शनल हो रहे होते हैं, और दूसरी तरफ डेंगू की वजह से भी प्लेटलेट काउंट कम हो रहे होते हैं। तो जब दोनों तरफ इफ़ेक्ट होगा तो वहाँ पे ब्लीडिंग का डर हो सकता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो हार्ट के पेशेंट्स हैं मैं उनको ये नहीं कहूँगी कि आपने उस मेडिसिन को रोक देना है, आपने अपने कंसल्टेंट के पास जाना है, वो आपको बेहतर तौर पे बताएगा, और वो कार्डियोलॉजिस्ट बताएगा, वो डोज़ एडजस्ट करेगा। ये मैं आपको बार बार रिपीटेडली कह रही हूँ। इसके अलावा आप पैनाडोल लेंगे जो आपके जो टेम्परेचर है उसको कम करेगा। साथ में आपने रेस्ट करना है, इसके अंदर फ्लूइड लॉस होता है, आपने अपनी वाटर इनटेक को बेहतर रखना है, आपने ढेर सारा रेस्ट करना है, कोशिश करनी है कि आपको कोई इंजरी वगैरह ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा आपने मूवमेंट को थोड़ा सा कम रखना है। जोड़ों में दर्दें होती हैं, उसके लिए आपका एक बेहतरीन हल रेस्ट ही है, आपने उसको टाइम देना है। शुरू के दिन जो होते हैं प्लेटलेट काउंट इमीडिएटली आहिस्ता आहिस्ता नीचे होने शुरू होते हैं, और एक स्टेज पे 3-4 दिन के बाद आप जब नेक्स्ट डे जाएंगे तो आप जब ब्लड रिपोर्ट करवाएंगे तो वो एकदम से मैजिकली वो रिकवर कर जाते हैं। सो आपने बहुत सब्र तहम्मुल के साथ, हिम्मत हौसले के साथ इस चीज़ को, इस ड्यूरेशन को जो टाइम होता है उसको आपने गुजारना होता है। इसके अलावा आपने डाइट का ख्याल रखना है, आपने प्रोटीन डाइट बेहतर रखनी है ताकि जितनी भी ब्रेक डाउन बॉडी में हो रही है, मेटाबॉलिक रेट जो इंक्रीज़ हुआ है उसकी वजह से आपका जो मसल ब्रेक डाउन हो रही है वो आपकी रिकवरी फेज़ के अंदर आए, आपको प्रोटीन जो है वो वहाँ से आपको हेल्प करे रिकवर होने में। स्पीडी रिकवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है ये चीज़। साथ में आप पपीता का रस इस्तेमाल कर सकते हैं, पपीते को वैसे खा सकते हैं, ये भी प्लेटलेट काउंट को बेहतर करता है। उसके अलावा आपने अपनी डाइट को बेहतर रखना है। एक और पॉइंट है कि इससे बचना कैसे है। आपने मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करना है। आपने जब भी बाहर निकलना है पूरे बाजू वाली शर्ट पहननी है, बाजुओं को कवर रखना है, आपके एक्सपोज्ड एरियाज़ कम से कम होने चाहिए ताकि उसको टाइम ना मिले कि वो आपको हिट कर सके, आपको बाइट कर सके। दूसरी चीज़ आती है कि आपने ख़्याल रखना है कि आपने पार्क वगैरह में जाने से अवॉइड करना है। अगर आप वॉक के शौकीन हैं और आप रेगुलर वॉक करने के लिए पार्क जाते हैं तो आपने वो थोड़े दिन के लिए थोड़ा सा अवॉइड कर लें। मॉस्किटो रिपेलेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं, मच्छरदानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी का आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, और आपने ब्लैक कलर के कपड़ों का कम से कम इस्तेमाल करना है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो ने आपको हेल्प की होगी। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको डेंगू हुआ और आपने पपीते का इस्तेमाल किया या नहीं किया, और उससे क्या आपको हेल्प मिली या नहीं मिली, आपने कौन सी डाइट का इस्तेमाल किया था, कौन सी पेन किलर आपने इस्तेमाल की थी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।